વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જરીવાલા પ્રેમ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન સ્ટાન્ડર્ડ 9 સબ્જેક્ટ હિન્દી ચેપ્ટર 2 ન્યાયમંત્રી. तो स्टूडेंट्स, હવે આપણે ન્યાયમંત્રી પાઠમાં 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए એ सब प्रश्नों विषय अपना अभ्यास करीશું. परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? शिशुपाल के परदेसी ने कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है. शिशुपाल किस बात से परदेसी सहमत नहीं था? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे. शिशुपाल को राज्य के न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट ने अशोक ने उसे दरबार में बुलाया. न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति के फांसी में लटका देने का आदेश दिया. तो विद्यार्थी मित्रों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 राज्यों. विद्यार्थी मित्रों, आपने हिंदीમાં બીજો પાઠ છે ન્યાયમંત્રી. તે ન્યાયમંત્રીમાં આપણે 2 અને 3 વાક્યના પ્રશ્નો વિશે આપણે અભ્યાસ કરી નાખ્યો છે. હવે આપણે નવા પાઠની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તે નવા પાઠનું નામ છે રાજ્યું. તો તેનો પાઠનો સાર આપણે જોઈએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાજ્યું પાઠ એ ગદ્ય છે. તેમના લેખક છે શેખર જોશી. તેમનો જન્મ 1932 થયો હતો. તેમના વિશેષ પ્રવેશની વિશે અભ્યાસ કરીએ તો अपनत्व भरे 2 शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट लाश देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों से को भी अपरिचित बना देती है. प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच में अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं. वह जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही राज्य कहानी में केंद्र बिंदु के स्थान पर लिया गया है. तो बच्चों, आज हम पाठ का सार देखते हैं. पाठનો પહેલા ભાગનું જુઓ, પછી આપણે બીજા ભાગની ચર્ચા કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમે પણ મારી સાથે જ ચોપડીમાં ध्यान આપશો. વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમે નવનીતમાં પેજ નંબર 86 કાઢો. નવનીતમાં પેજ નંબર 86 કાઢો. જો તમારી પાસે નવનીત હશે તો નવનીતમાં તમારે 86 પાના નંબર પર પાઠનો સાર આપેલો છે, તેની ઉપર તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. તો कैफ़े का बाई 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफ़े में बॉय का काम कर रहा था. जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफ़े में आते थे. वे अपने पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए. लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है. लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो जाता है. परिचय अपने જોઈએ. लड़के से बातचीत होती है. वह अपना नाम मदन बताता है. वह अपने गांव का नाम भी बताता है. लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव में हैं. उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है. वह उन्हें डाज्यू, बड़ा भाई. विद्यार्थी मित्रों, અહીં શબ્દ આપેલો છે डाज्यू. डाज्यू ने આપણે ગામની ભાષામાં બડા ભાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. कहकर સંબોધિત કરને લગતા હે એટલે પેલો જે મદન જે છોકરો છે તે છોકરો આ જગદીશ બાબુ જે છે તેમને डाज्यू કરીને બોલાવે છે. એટલે બડા ભાઈ, મોટો ભાઈ. अपनापन જુઓ. अपनापन 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है. जगदीश बाबू जब भी कैफ़े में आते हैं, मदन उन्हें डाज्यू कहकर संबोधित करता है. डाज्यू, कल आपने बहुत कम खाना खाया. दोनों में इस तरह की अपनेपन से भरी बातें होती हैं. પછી डाज्यू कहलाना पसंद नहीं. આ टॉपिक से तो जुओ. तो मदन से हुए परिचय ने जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वे उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार राजू संबोधन को पसंद नहीं करते
થે. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે જગદીશ બાબુ જે છે તે વ્યક્તિ જે છે તે વ્યક્તિને પેલો છોકરો મદન એમને ડાજ્યું કહે છે તે તેમને અણગમો છે. આગળ જુઓ તો પ્રેસ્ટીજ એટલે કે પ્રતિષ્ઠા પર આઘાત. એક दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया. मदन ने आया. दाज्यू दाज्यू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे. मदन ने पूछा, दाज्यू चाय लाओ? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीजનો અર્થ થાય છે પ્રતિષ્ઠા, પોતાની પ્રતિષ્ઠા, માન સન્માન. મદન કે લીએ ચોટ લગી. मदन के दिल में चोट लगी. आज છે તે टॉपिक जुओ तो जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से टमटमता उठा था. मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझने बिना ही सब कुछ समझ गया. मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करते वह घंटों सिसकियाँ भरकर रोता रहा. रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई. उसने कुछ निश्चय किया कि फिर अपने काम में लग जाएगा. પછી જુઓ છેલ્લો ટॉपिक જે છે તો बॉय कहते हैं साहब मुझे. दूसरे दिन ही अपने बचपन के साथी हेमंत ने साथ जगदीश बाबू के कैफ़े में चाय पीने गए. जगदीश बाबू ने बुलाए पर उन्हें पहले जैसी तत्परता से उन्हें पास नहीं आया. उनके दोबारा बुलाने पर ही आया. आज उसने मुंह पर ना पहले जैसी मुस्कुराहट थी और ना उसके दाज्यू का लाव. दाज्यू एन હવે બોલતો નથી, कहा. हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा. जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा और उन्हें लगा कि जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा. हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પાઠ આપણો પૂર્ણ થાય છે. પાઠનો હવે આપણે એક પ્રશ્ન જોઈ લઈએ, પછી આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીશું. જો એમાં પ્રશ્ન નંબર 2 છે. प्रश्न 2 है कि प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए. जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया? कैफ़े में बॉय मदन को देखकर उन्हें लगा था कि शायद यह उनकी लड़का है कि बाद में मदन से वार्तालाप करने में उन्हें जान लिया कि उनकी शंका सच थी. इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया. मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच क्यों अनुभव कर रहा था? मदन ने अपने गांव का नाम डोटिया लगो था. अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे उसका नाम बताने का संकोच हो रहा था. जगदीश बाबू के चेहरे पर स्फूर्ति एकांकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई? जगदीश बाबू के कैफ़े में आने से पहले बहुत एकांकीपन महसूस कर लिए थे, परंतु मदन से बातचीत होने पर उनके मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है. इस प्रकार मदन ने के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू ने के चेहरे पर पूरी एकांकीपन की स्याही दूर हो गई. मदन जगदीश को दाज्यू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? विद्यार्थी मित्र, आ मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि मदन जगदीश को दाज्यू कहकर क्यों संबोधित करने लगा. आ प्रश्न परीक्षा में 100% पूछाई सके छे, जेथी तमे आनुं ध्यान आपशो, समझी लेशो. जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र में रहने वाले थे. उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं. जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई से रूप में देखने के लिए कारण मदन उन्हें दाज्यू कहकर संबोधित करने लगा. विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे पाठ 15 दाज्यू जे छे ते दाज्यू पाठमां આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 2 या 3 વાક્યમાં ઉત્તર લીખીએ અને આપણે પાઠ સમજી જ ગયા છે. એટલે અહીં આપણે પાઠ પૂર્ણ થાય છે. જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર જે છે તે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર તમારે આ નવનીતમાંથી જોઈને અને સમજીને લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ. આભાર.